for your later reference. Okay, so let us revise electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से जो फर्स्ट टॉपिक आपको रिवाइज करना है वो है प्रिडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स की प्रिडिक्शन. ये बात आप लोगों को याद दिला दूं, कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट जरूर हुए हैं 12th बोर्ड्स के अकॉर्डिंगली, लेकिन आपकी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है. तो अगर अभी की हम बात करें तो अभी बोर्ड्स के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी आपको कराए जा चुके हैं, या फिर अगर हमें कवर अप करने भी होंगे तो वी कैन कवर देम लेटर ऑन. ओके, सो प्रिडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है. इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहली बात, जो आपको सॉल्ट दिया हुआ है, जो भी आपको सब्सटेंस दिया हुआ है, उसके आयंस कौन कौन से बनेंगे आपको ये पता होना चाहिए. सिल्वर नाइट्रेट Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, कॉपर सल्फेट Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव. ठीक है, H2SO4 H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव. ऐसे भी हो सकता है H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, ऐसा भी हो सकता है. डिपेंड करेगा वो कि आपने उसको डाइल्यूट लिया है या फिर कंसंट्रेटेड लिया है. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, राइट. तो इस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू मस्ट नो अबाउट द आयंस. इसके बाद आपको क्या जो है, जो ट्रिक है, डायरेक्टली आई एम लेटिंग यू नो, कैथोड के ऊपर क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, इसको कैसे प्रिडिक्ट करना है. अगर आपके पास सिल्वर या कॉपर का सॉल्ट दिया हुआ है तो अनडाउटेडली क्या बनेगा? सिल्वर या कॉपर ही बनेगा. जैसे क्वेश्चन दे दिया एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, एक्वस कॉपर सल्फेट, तो आपके पास सोचने के लिए कोई ज्यादा टेंशन वाला काम ही नहीं है. कैथोड के ऊपर क्या बनेगा? सिल्वर या कॉपर ही डिपॉजिट होगा. ये आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है. फर्स्ट. सेकंड क्या होगा? अगर ये नहीं है, ये नहीं है, तब आपको क्या बनाना है? देन एट कैथोड हाइड्रोजन विल बी लिबरेटेड. हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड. ये भी अगर नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, कैसे पता चलेगा? हाइड्रोजन दिया हुआ है क्वेश्चन में, या तो H2SO4 होगा और वरना साथ में कहीं पे भी एक्वस या वाटर लिखा होगा, तो इसका मतलब हाइड्रोजन है. ठीक है ना. ये भी अगर नहीं है तो जो दिया हुआ है उसी का ही कैटायन वहां पे मेटल डिपॉजिट हो जाएगा. NaCl है तो Na, पोटेशियम है तो पोटेशियम, कैल्शियम है तो कैल्शियम, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, व्हाटसोएवर इट इज. ये कैथोड के प्रोडक्ट्स हैं. अब आ जाओ एनोड पे. एक चीज और बता दूं, कैथोड के ऊपर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्ट्रोड आपकी अटैकेबल है या नॉन अटैकेबल. इलेक्ट्रोड कोई भी क्यों ना हो, ठीक है, किसी भी तरह की क्यों ना हो, प्रोडक्ट यही रहेंगे, कैथोड के फिक्स होते हैं. अब आ जाओ एनोड के ऊपर. एनोड के ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं. पहला केस, अगर आपकी इलेक्ट्रोड प्लैटिनम की नहीं है, if the electrode is not of platinum, then no product. प्रोडक्ट नहीं बनेगा. प्लैटिनम की होगी तो प्रोडक्ट बनेंगे, प्लैटिनम की अगर नहीं है तो प्रोडक्ट भी नहीं होगा. जो कैथोड के ऊपर आप कोई भी रिएक्शन लिखने वाले हो, उस कैथोड की रिएक्शन को एनोड पे उल्टा करके लिखना है. जैसे अगर हम कह रहे हैं कैथोड के ऊपर Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर बना रहा है, तो एनोड के ऊपर क्या हो जाएगा? Cu will give Cu2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स. इसी तरीके से अगर लिख रहे हो कि सिल्वर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सिल्वर डिपॉजिट कर रहा है, तो एनोड पे रिएक्शन क्या हो जाएगी? एनोड पे हो जाएगी उल्टा, Ag gives Ag पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन. तो इनके लिए हम क्या लिखते हैं? नो प्रोडक्ट्स. बल्कि एनोड धीरे धीरे खुद खत्म होती जाती है, विल गेट डिप्लीटेड. सेकेंड केस, अगर आपकी इलेक्ट्रोड प्लैटिनम की है, इलेक्ट्रोड इज ऑफ प्लैटिनम,
तो फिर आपको क्या देखना है, फिर आपकी पहली जो प्रायोरिटी होगी वो होगी क्लोरीन। अगर आपको कोई सॉल्ट क्लोरीन का दिया हुआ है, जैसे NaCl है, तो क्लोरीन लिबरेट होगी। ठीक है, क्लियर? क्लोरीन या ब्रोमीन। अगर ये नहीं है तो फिर ऑक्सीजन ही लिबरेट होगी, चाहे साथ में आपको सल्फेट दिया हो, चाहे हाइड्रोजन सल्फेट दिया हो, चाहे नाइट्रेट दिया हो, बाकी कुछ भी दिया हो, ऑक्सीजन आएगी। ओके, आपको जो सॉल्ट दिए जाएंगे वो यहीं तक लिमिटेड हैं। SO4 से क्या बन सकता है, NO3 नेगेटिव से क्या बन सकता है, दैट इज नॉट योर कंसर्न। आपको उस तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। आ गया समझ में? So this is the first thing, prediction of products of electrolysis. Understood? अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सेकंड टॉपिक की तरफ, जो आता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन हो गया इसमें, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस? इन दोनों में क्या फर्क है? यहां पर कौन मूव करते हैं, आयंस, यहां पर कौन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टेंस इंक्रीज करेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से डिक्रीज करेगी। इसीलिए गर्मियों में, समर सीजन में जो वायर्स होती हैं वो बहुत जल्दी जल्दी ब्रेक हो जाती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट उसमें से आसानी से फ्लो नहीं करता। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपको करना है, कुछ बेसिक टर्म्स है, जैसे व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द any kind of opposed to the flow of current. It is represented by capital R and the units are ohm. Next one, resistance का उल्टा conductance, which is represented by G. It is defined as the ease by which electrons can flow, current can flow. The units are mho या ohm inverse या साइमन, सिंबल है S। ये तीनों यूनिट्स हैं, महो भी बोल सकते हो, ओम इनवर्स भी लिख सकते हो, साइमन भी लिख सकते हो। ये कंडक्टेंस के यूनिट्स हो गए। नेक्स्ट टर्म, व्हाट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। ठीक है, अब ये क्या चीज है, दिस इज द रेजिस्टेंस when the length of the conductor and the area of cross section of conductor is one, is unity. जनरली उसको सेंटीमीटर्स में लेते हैं, सो इट विल बी, यूनिट्स विल बी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट वन इज kappa. Kappa is known as conductivity. It is the conductance of the conductor whose length is 1 and area is 1. यानी इसके जो यूनिट्स हैं, सॉरी ये ओम आना था, यहाँ ओम सेंटीमीटर इनवर्स, यहां पर आएगा कापा। कापा इज साइमन सेंटीमीटर। क्लियर? कापा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। कुछ ये रिलेशंस है, रिलेशंस बता रही हूं, रिलेशंस देखेंगे। R is equal to rho into resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area of cross section. Factors affecting resistance: nature, length and area. ठीक है, 1 by R is equal to 1 by rho into A upon L. 1 by R is known as G. 1 by rho is kappa into A upon L. Kappa is equal to G into L upon A. G into G star. What is G star? G star is known as cell constant.
L is the length of the conductor, A is the area of cross section of the conductor, G is the conductance, R is resistance, rho is resistivity and kappa या K is conductivity. क्लियर हो गया? तो ये सारी जो टर्म्स है ये फॉर्मूलाज हैं. These can be asked in different forms. Next one, limiting molar conductivity lambda m, equivalent conductivity lambda eq. These are the conductivities of the solution when 1 mole of substance is dissolved, when 1 gram equivalent substance is dissolved. अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर कोई भी वॉल्यूम लेकर के सॉल्यूशन का उसमें 1 मोल सब्सटेंस को डिसॉल्व करने के बाद उसकी कंडक्टेंस निकालोगे, उसको लैम्डा एम कहेंगे. और अगर आपने 1 मोल की बजाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिसॉल्व किया है तो उसे कहेंगे लैम्डा इक्यू. दोनों के रिलेशंस क्या हैं? लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा into 1000 upon molarity. Lambda EQ is equal to kappa into 1000 upon normality. As we all know that normality is equal to small n into capital M. We can put it here. So lambda EQ will be equal to kappa into 1000 upon small n into molarity. And by putting this, we can equate it to lambda m upon n. So we have got the relation lambda m is equal to n into lambda eq, where n is acidity or basicity or charge on positive ion. कोई भी सॉल्ट आपको दिया हुआ है, कोई एसिड कोई बेस दिया हुआ है, उसके हिसाब से उसका n पता चल सकता है. H2SO4 में n is 2, HCl में n is 1, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में n की वैल्यू is 2, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड द वैल्यू ऑफ n is 3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम के ऊपर जो चार्ज होगा वही चार्ज n की वैल्यू होगी. एसिड्स के लिए, बेसिस के लिए, सॉल्ट्स के लिए, किसी के लिए भी आप n की वैल्यू निकाल सकते हो. And then accordingly you can put it into the relation to calculate one from the help of the other. Okay? तो ये हुआ relations for relation between molar conductivity and equivalent conductivity. इसके बाद आता है effect of dilution. डाइल्यूशन का मतलब होता है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन. याद रखना इस चीज को, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की फॉर्म में भी आ सकता है. एनी हाउ, डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट है कापा के ऊपर? कापा डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन. इसका मतलब हुआ कापा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे कापा बढ़ेगा. ठीक है? व्हाई इज दिस सो? Because number of ions per unit volume decreases. Second, molar conductivity and equivalent conductivity both increases with dilution. इसका मतलब हुआ they are इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. लेकिन मैथमेटिकली हम वो नहीं लिखेंगे. मैथमेटिकली कहां से पता चलता है? मैथमेटिकली पता चलता है जो डीएचओ इक्वेशन का ग्राफ बना है उससे पता चलता है कि वो अंडर रूट सी से प्रोपोर्शनल है, सी से प्रोपोर्शनल नहीं है. ठीक है? लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर कंसंट्रेशन, नॉट एक्चुअली कंसंट्रेशन. ठीक है? तो ये बात की बात है. इतना. Why? Because volume increases. क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो ये दोनों भी बढ़ते जाएंगे. ठीक है जी. अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? लैम्डा एम और यहाँ हो गया अंडर रूट सी, और ग्राफ, पहला ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, स्लोप नेगेटिव होगा. ये होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का. और जो दूसरा ग्राफ बनाना है वो कुछ आप इस तरीके से बनाइए कि वो किसी भी एक्सेस को टच नहीं करे. ठीक है? दिस ग्राफ इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट.
DHO इक्वेशन आप सबने लिखी थी अभी टेस्ट के दौरान, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट. लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट माइनस b अंडर रूट c. जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कुछ बुक्स में अगर b की बजाय कैपिटल A लिखा हुआ है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है वो, ठीक है. लेकिन ये जो टर्म्स है ना, इनका ध्यान रखना है, लैम्डा m नॉट, लैम्डा m और अंडर रूट c. नेक्स्ट पे आ जाइए. हाँ जी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा m नॉट, ठीक है. और ये क्या बताता है, ये क्या है, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी of solution when it is infinitely diluted, या जैसे हम लिख सकते हैं when the concentration tends to zero. इसी चीज को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट कंसंट्रेशन गोज टू जीरो, lambda m is equal to lambda m नॉट. lambda m नॉट क्या होता है, lambda mc है जब कंसंट्रेशन जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है. इसको ये मैथमेटिकली लिखने का तरीका है. जब हम किसी चीज को ऐसे लिमिट करके लिख देते हैं तो हम उस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो कहां से कहां तक जा रहा है, ठीक है. क्लियर हो गई बात. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ग्राफ की हेल्प से या फिर DHO इक्वेशन की हेल्प से निकाली जा सकती है. लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि वो कर्व है और वो कर्व कहीं पर भी घूम सकती है, कभी भी एक्सेस को टच नहीं करेगी, इसी वजह से उसका इंटरसेप्ट निकाल के लैम्डा m नॉट को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है. फिर से सुन लो मैंने क्या बोला. फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट lambda m naught cannot be calculated from DHO equation and graph because no intercept is formed. क्योंकि वो कभी भी एक्सेस को टच ही नहीं करता. जब एक्सेस को टच नहीं करेगा तो फिर इंटरसेप्ट नहीं बनेगा, यानी वाई एक्सेस के ऊपर कुछ आएगा ही नहीं, तो ये वैल्यू ही नहीं आएगी, तो हम इसको नोट कैसे करेंगे, ठीक है. क्लियर हो गई बात. तो जितना ज्यादा डाइल्यूट करते जाते हैं उतना बढ़ता जाता है लैम्डा m नॉट वीक इलेक्ट्रोलाइट का, इसी वजह से ऐसा नहीं कर सकते. तो हम क्या करेंगे उस केस में, फिर हम कोलराश लॉ पे आ जाते हैं. कोलराश लॉ जो दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लैम्डा m नॉट में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो दैट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट पॉजिटिव आयन प्लस lambda naught negative ion, each multiplied by the number of cations and anions produced by one formula unit. और अगर आप उसे lambda equivalent की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसका सिंबल कैपिटल ये ऐसे भी लिख देते हैं उसको, मतलब lambda eq लिखने के बजाय सिंपली ऐसे भी लिखा जा सकता है, वो सिंबल है उसका, lambda equivalent लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, ठीक है ना. तो ये किसकी वैल्यू होगी, किसके बराबर होगी, lambda नॉट पॉजिटिव सॉरी plus lambda naught negative. Only ionic conductivities of cation and anion, उनका सम मल्टीप्लाई नहीं करना किसी नंबर से, वो हो गई आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. ये दोनों मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कोलराश लॉ के. कोलराश लॉ की हेल्प से बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो. अल्फा निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, lambda m अपॉन lambda m नॉट, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. lambda m तुम्हें प्रोवाइडेड होगा, अल्फा निकल जाएगा, ka C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. अल्फा निकालने के बाद इस फॉर्मूले में पुट करोगे, C इज कंसंट्रेशन या मोलैरिटी, तो Ka यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हो. तीसरा फॉर्मूला मैंने तुमसे पूछा ही था, सॉल्युबिलिटी which was equal to kappa into 1000 upon molarity lambda m नॉट. ठीक है, क्लियर है. सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की, ये है सॉल्युबिलिटी, ये है डिसोसिएशन कांस्टेंट, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. और सॉल्युबिलिटी अगर निकाल सकते हो ना तो KSP भी निकाल सकते हो. KSP क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट.
which is equal to square root of, सॉरी, KSP कैसे निकालते हैं? जैसे अगर आपके पास कोई भी AgCl सॉल्ट दिया हुआ है, ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर करोगे, दैट विल बी इक्वल टू KSP। तो सॉल्युबिलिटी आ जाएगी तो KSP भी आ जाएगा, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन यूज कोलराश लॉ। कोलराश लॉ के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक बचता है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। फर्स्ट थिंग, EMF ऑफ सेल इज ऑलवेज मोर देन 0। कभी भी 0 नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं उसमें सॉल्ट ब्रिज यूज होता है, जिसके बारे में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। एक यू शेप की ट्यूब होती है ये, जिसके अंदर कोई हम सॉल्ट मिक्स कर लेते हैं। जो सॉल्ट हम मिक्स करते हैं जनरली वो या तो पोटेशियम का क्लोराइड होता है, या पोटेशियम का सल्फेट होता है, या पोटेशियम का नाइट्रेट होता है, या इनमें से कोई मिक्सचर भी हो सकता है सेमी सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, सेमी सॉलिड फॉर्म में, ताकि वो उल्टा करने पे ट्यूब को वो बाहर ना आए। हमेशा पोटेशियम के सॉल्ट्स को यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज के अंदर। क्यों? क्योंकि इनकी जो आयनिक कंडक्टिविटीज होती हैं वो सबकी बराबर होती हैं। सोडियम की क्लोराइड से, सल्फेट से, नाइट्रेट से अलग हो सकती है, लेकिन पोटेशियम की इन सबके बराबर है। तो कैटायन और एनायन दोनों एक ही स्पीड से मूव करें, ये बहुत जरूरी है आपको इसको अगर सॉल्ट ब्रिज में डालना है तो। कंडीशन क्या है? दी आयनिक मोबिलिटीज, द स्पीड विद विच the cation and anion are moving must be same. Okay, that is why we use potassium salts. Electrochemical cells में फिर आ जाती है how to calculate EMF of cell. E naught cell is equal to E naught cathode minus E naught anode. This is the standard formula. But this is not used when there is some difference in the concentration, or if there is some change in the temperature. When there is some change in temperature and the concentration, we use Nernst equation. Nernst equation हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, हाफ सेल के लिए और फुल सेल के लिए। अगर आप हाफ सेल के लिए लिख रहे हो तो लिखेंगे E is equal to E naught minus 2.303 RT upon NF log of 1 upon concentration of ions. Clear? और इसी चीज को सिंपली ऐसे भी लिखा जा सकता है E naught minus 0.059 upon N log of 1 upon concentration of ions. ये तब लिखना अगर टेम्परेचर 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस दिया हो। नहीं अगर दिया है तो ये इक्वेशन ही यूज करोगे। F इज फैराडेज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 96,500। टेम्परेचर केल्विन में लेना पड़ेगा। R इज योर गैस कांस्टेंट, ठीक है, 0.0821 या 8.314, जो वॉट एवर द वैल्यू इज। जैसे हम यहाँ पर जब यूज करेंगे तो 8.314 वाली वैल्यू यूज करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी कैन कैलकुलेट। अंडरस्टूड? यही फॉर्मूला आपको यूजफुल रहेगा व्हेन इट वुड बी दी लाइक न्यूमेरिकल्स टू बी सॉल्व्ड। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब कंप्लीट सेल के लिए, फुल सेल के लिए लिखोगे तो फुल सेल के लिए आ जाएगा E की बजाय E सेल, E नॉट की बजाय E नॉट सेल माइनस 2.303 RT NF एज इट इज रहेगा लॉग ऑफ, एक आयन की बजाय दो आयंस लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी दोनों तरह के आयंस आएंगे, ठीक है। इसी को ही आप वही 0.059 की टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो हाफ सेल का पूछा था, आप लोग सभी फुल सेल का लिख रहे थे। ये जो है क्वेश्चंस, यही जो है थोड़े से और आपको रिवीजन में सीखने हैं कि अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होती है तो हाउ वी हैव टू गिव अवर आंसर। ओके, हाँ जी। अब देखें
वैल्यूज जो दी होंगी ई नॉट जिंक जिंक 2 पॉजिटिव ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है 0 से 0.2 पॉजिटिव पे जा रहे हो आप, यानी ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल है ये? ऑक्सीडेशन। हमारे किसी काम का नहीं है, हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? हमें रिडक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो? उल्टा लिख दो। अब उल्टा कैसे लिखेंगे? ऐसे, जिंक 2 पॉजिटिव जिंक। लेकिन जो इसकी वैल्यू दी हुई होगी उसको भी उल्टा करना पड़ेगा, लेकिन उल्टा मतलब रेसिप्रोकल नहीं करना, सिर्फ साइन चेंज कर देना है। नाउ दिस इज यूजफुल, you can use it in any of your formulas, whether it is E naught cell calculation or whether it is your Nernst equation. जब तक आप उसे रिडक्शन में कन्वर्ट नहीं करते हो बेकार है, ठीक है। अब जैसे सपोज दिया हुआ है Br2 Br नेगेटिव, ऐसे दिया हुआ। अब ये आपको चेक करना है, Br2 मतलब 0, ब्रोमीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ Br नेगेटिव लिखा हुआ है, मतलब इसके ऊपर -1 का चार्ज है। तो 0 से -1 पे जा रहे हो, यानी कम ही तो हो रहा है। यानी ये जो वैल्यू दी हुई है ये रिडक्शन की ही दी हुई है, यानी ठीक वैल्यू दी हुई है, ठीक है। दूसरी बात, सेल इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं? सेल इक्वेशन बनाने के लिए ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने। सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे विच इज एनोड एंड विच इज कैथोड। कैसे पता चलता है? जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, ई नॉट 2 वैल्यूज दे दी, एक जिंक दे दिया और एक दे दिया कॉपर। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो एनोड। तो एनोड तुम्हारा कौन सा हो गया? जिंक, इन दोनों में से। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा वो आपका कैथोड। रिएक्शन कैसे लिखोगे? सेल इक्वेशन लिखने के लिए जो वैल्यूज तुम्हें दी हुई हैं उनको ध्यान से लिखना है। कैसे? एनोड की रिएक्शन लिखनी है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और कैथोड की रिएक्शन लिखनी है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड देन जस्ट add the two in such a way electrons must be cancelled. इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ कैंसिल नहीं हो रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 3 से 5 से whatever नंबर, बस इलेक्ट्रॉन एंड में कैंसिल हो जाने चाहिए। खत्म हो गए। क्या बच गया? जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। अब जब ये वैल्यूज उठा के इसमें रखोगे ना, प्रोडक्ट क्या है तुम्हारे? ये दोनों प्रोडक्ट हैं। हमें सिर्फ आयंस को देखना है, ओनली आयंस। सॉलिड जो बन जाती है चीज वो हमारे लिए बेकार है while putting into the Nernst equation. ओके, तो अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन में यहां से वैल्यू पुटअप करनी है तो प्रोडक्ट की जगह आ जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव और रिएक्टेंट की जगह पर आ जाएगा Cu2 पॉजिटिव। एंड देन अकॉर्डिंगली जो इनकी वैल्यूज आपको प्रोवाइडेड है यू कैन सॉल्व इट एंड यू कैन कैलकुलेट योर आंसर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी and E naught cell minus NF E naught cell. Gibbs free energy is equal to minus NF E naught cell. Clear? And similarly, we can relate it with the equilibrium constant also. Delta G naught is equal to minus 2.303 RT NF log of Kc. जब ये वैल्यू आप यहां पर पुट अप करोगे तो यू कैन गेट द रिलेशन डायरेक्टली। E naught cell, पुटिंग द वैल्यू ओवर हेयर, ठीक है, इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n log of Kc, where n in each and every equation what is mentioned, n is equal to number of electrons. Clear? So that is all everyone. That is regarding your electrochemistry revision. Ma'am, please stop recording.